जय हिंद दोस्तों जो हमारा केमिस्ट्री वाला टॉपिक आता है, यानी जो साइंस में हमारा जो केमिस्ट्री है, तो उसमें दोस्तों आज हम लोग क्या करेंगे। चैप्टर 1 हमारा पहला पढ़ता है, उसके सारे दोस्तों हम लोग वो क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि आपके आर्मी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों मैं कुछ पॉइंट भी आपको वहां बताऊंगा कि अगर ये क्वेश्चन पूछा गया और क्या क्या चीजें हमसे वहां पूछी जा सकती हैं। बस दोस्तों यकीन मान चलना, मैं जितने क्वेश्चन आपको पेपर तक करा देता हूं, ये जैसे कि हम लोग कंफर्म हो गया कि अपना एग्जाम जो है लास्ट वीक अप्रैल महीना या फर्स्ट वीक आपका जो मई महीना, तब हमारा एग्जाम वहां पे होगा। तो यहाँ पे जो चीजें मैं जैसे बताऊं सारे पॉइंट पॉइंट नोट करते चलना। आप जब पेपर देने जाएंगे, पेपर में यहां से क्वेश्चन आपको दिखेंगे। बस जो पॉइंट टू पॉइंट चीजें बताऊं, आप सारे पॉइंट यहां पे नोट करते हुए चलेंगे। दोस्तों आज हम लोग क्या करेंगे, जो चैप्टर 1 है इसके सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और पूरा चैप्टर ये कंप्लीट भी यहां पे हम लोग करेंगे। तो पहला दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन आपका नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में एक ये पूछा गया था, और दोस्तों यहाँ पे हम इसके आंसर तो आपको बताएंगे ही बताएंगे, और साथ साथ वो भी पॉइंट आपको बताएंगे कि और क्या चीज आपको तैयार करनी चाहिए कि आपके पेपर में क्वेश्चन यहां से दिखें। देखो एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि ये बता दो हमें कि जो आपकी हवा होती है, हवा एक है, अब बताओ हवा क्या होती है। अगर यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया तो आप क्या बताओगे, जो आपका हवा है ये क्या हो जाएगी। हम बताएंगे कि ये दोनों तत्वों और यौगिकों का क्या हो जाएगा, मिश्रण होता है। हवा क्या होता है, हवा होता है मिश्रण होता है, किसका होता है, तत्वों और यौगिकों का एक ये मिश्रण होता है। अब दोस्तों यहाँ पे हवा में देखो क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछी जा सकते हैं। अब देखो जो पहले यहाँ पे एक नोट ये कर लेना कि जो आपकी वायुमंडल में जो हवा आपकी पाई जाती है, वायु आपकी पाई जाती है। अब ये बताओ जो वायु होती है इसमें कई सारे गैसों का एक मिश्रण होता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वायु होती है इसमें सबसे ज्यादा कौन सी गैस हमारी पाई जाती है, या फिर इनका परसेंटेज क्या है, किस परसेंटेज में ये पाई जाती हैं, या फिर सबसे कम मात्रा में कौन सी गैसें पाई जाती हैं। दोस्तों मैं पूरा क्रम आपको एक नोट कराऊंगा, ये सारी चीजें आप नोट करना क्योंकि हमारे पेपर में क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। तो पहला क्या नोट करो, जो आपकी वायु होती है तो यहां पे सबसे ज्यादा आपको क्या होता है, इसमें हम बताएंगे नाइट्रोजन गैस। सबसे ज्यादा कौन सी गैस हो जाएगी, आप बताएंगे सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस होती है। कितना परसेंटेज है इसका, 78% है। दोस्तों यहां पे मैं केवल इसकी आपके 32 क्वेश्चन कराऊंगा। इसी 32 क्वेश्चन पूरा मैं टॉपिक आपको ये कंप्लीट करा दूंगा, सारी चीजें बताऊंगा कि ये चीजें तैयार करो, क्योंकि हम लोग केवल पॉइंट पॉइंट वही चीजें पढ़ेंगे जो हमारे पेपर के लिए जरूरी है और जहां से क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा 78% होता है। नाइट्रोजन के बाद क्या बताओगे, इसके बाद हम बता देंगे कौन सी गैस आपकी हो जाएगी, ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस बता देंगे, ऑक्सीजन गैस बताना। इसका परसेंटेज क्या होता है, 20.946 परसेंटेज होता है, और ये कभी कभी आपका 21% ज्यादातर हमारे पेपर में ये ऑप्शन आता है, लेकिन रियल में कितना होता है, 20.946% हमारा होता है। इसके बाद कौन सी गैस आएगी आपकी, जैसे आपकी आर्गन होती, अगली गैस क्या हो गई, आर्गन हो गई। आर्गन के बाद जैसे हमारा नियोन गैस हो गया, कौन सी गैस हो गई, नियोन गैस हो गई। इसके बाद जैसे आपका हीलियम गैस, कौन सी गैस हो गई, हम बताएंगे हीलियम गैस। हीलियम गैस के बाद जैसे क्या आपका हो गया, हीलियम गैस हो गया। इसके बाद जैसे आपका मीथेन गैस, हीलियम गैस हो गया, मीथेन गैस हो गया। और इसी में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी आपकी कुछ मात्रा में पाई जाती है। अब यहाँ पे इनका परसेंटेज की बात करें, आर्गन का कितना परसेंटेज आप बताएंगे क्या, 0.934% इसका हो जाता है। नियोन का पूछेगा 0.0018% नियोन गैस का परसेंटेज है। हीलियम का अगर पूछ लेता हम बताएंगे 0.00524% इसका हो जाता है।
मीथेन का पूछेगा 0.0002% मीथेन गैस पाई जाती है। यानी वायु क्या होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, नियान, हीलियम, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन गैसों क्या होता है, एक मिश्रण वहां पे होता है। तो ये सारे पॉइंट नोट करना। ये आपका कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जो वायु में सबसे ज्यादा कौन सी गैस आपकी पाई जाती है, तो आप क्या बता देंगे, नाइट्रोजन गैस का नाम आप वहां पे याद रखिएगा। इसके बाद उसमें कुछ पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट वो बता देता हूं जो हमसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट आप यहां पे याद करना। अगर किसी को पता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे आप एक बार नोट जरूर कर लेना, क्योंकि यहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा गया कि ये बताओ चाहे भू पर पट्टी पर ये बताओ जो तत्वों का क्रम है क्या है, अगर आपसे तत्वों का क्रम पूछा जाता है कि भू परपटी में कौन सा तत्वों का क्रम सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, आप क्या बताओगे यहां पे? हम यहां बताएंगे सबसे ज्यादा आपका ऑक्सीजन है, फिर क्या बताओगे, सिलिकॉन आपका हो जाएगा, फिर एल्यूमिनियम आपका हो जाएगा, फिर क्या बता दोगे, फिर हम बताएंगे आयरन आपका यहां पे हो जाता है। देखो यहां पे ये क्या है, तत्वों का क्रम, क्या हमने बताया, तत्वों का क्रम। तो यहां पे जो आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन आप क्या बताएंगे, अधातु है। ऑक्सीजन क्या बता देंगे, अधातु हो जाएगा। और सिलिकॉन क्या बताओगे, ये आपकी उपधातु है, ये क्या होती है, उपधातु होती है। और इसके बाद जो आपका ये एल्यूमिनियम, आयरन है, ये क्या हो जाएंगे, ये आपकी धातु यहां पे हो जाती है। तो दोस्तों कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा तत्व सबसे ज्यादा आपका पाए, इसमें कभी कंफ्यूज आपको वहां पे नहीं होना है। तो अगर तत्व क्रम पूछा जाएगा तो आप किसका मान बताएंगे, हम बताएंगे ऑक्सीजन का नाम आप यहां पे लेंगे। इसके बाद को अगर यहां पे पूछा गया कि धातुओं का क्रम बता दो क्या है, किसका, अगर हमसे धातु लिख के आता है तो यहां पे धातु कौन सी आई, एल्यूमिनियम आपकी आई। अगर पूछे अधातु सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है, ऑक्सीजन का नाम बताएंगे। ऐसे पूछा जाए तब तो कौन सबसे ज्यादा है, हम ऑक्सीजन को बताएं। अगर कभी सवाल में ये पूछा गया कि जो भू परपट्टी है इसमें कौन सी धातु सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो पहली धातु हम क्या बताएंगे, एल्यूमिनियम। तो हम लोग कहां शुरू करेंगे, यहां पे आप बता देंगे सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम है, फिर आएगा आयरन का नाम आ जाएगा, फिर आएगा कैल्शियम का, फिर आपका सोडियम का नाम आएगा। ये क्रम यहां पे आपका हो जाता है धातुओं का। अगर इनके हम परसेंटेज की बात करें, कौन सा किस परसेंटेज में हमारा पाया जाता है, तो जो आपका ऑक्सीजन है इसका ये कितना होता है, ये आपका 46.6%, तो आपका ऑक्सीजन ही है वहां पे। सिलिकॉन की बात करें, ये आपका टोटल आपका 28% पाया जाता है। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें, ये आपका 8.1% है। वहीं पे आयरन की बात करें, ये आपका 5% यहाँ पे हो जाता है। तो हमने एल्यूमिनियम पहले देख चुके हैं, आयरन का हम देख ही चुके हैं। अगर यहाँ कैल्शियम की बात करता है, कैल्शियम का 3.5% है, और सोडियम की बात करें ये आपका 3% यहाँ पे आपका हो जाता है। तो ये रहता है कौन सी धातु तो सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो ये सारे पॉइंट एक बार यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद दोस्तों एक चीज अब ये देखो, अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बताओ निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है, क्या दिया गया हमसे पूछ रहा है, ये बता दो अच्छा इनमें से उपधातु क्या है। तो इसके लिए दोस्तों जो आपकी उपधातु है, क्या क्या उपधातु आपको पता होनी चाहिए। तो देखो यहां पे इनका आंसर आप तभी दे पाएंगे जब आपको ये कम से कम पता हो उपधातु होती क्या है। तो उपधातु दोस्तों ऐसी चीजें होती हैं जो धातु और अधातु जिनमें दोनों के गुण विद्यमान होते, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उपधातु आपकी कही जाती है। तो उपधातु एग्जाम्पल आप क्या क्या बताएंगे वहां पे, जैसे उपधातु हम ये बता सकते हैं, जैसे आपका बोरान हो गया, बोरान क्या एक आपकी उपधातु हो जाती है। ये तभी आप इनके आंसर दे पाएंगे जो मैं ये नाम लिखा रहा हूं, जब सारे उपधातुओं के नाम आपको पता वहां पे होंगे। इसके बाद जैसे आपका जो सिलिकॉन हो गया, किसका नाम बता देंगे आप, एक नाम बता देना किसका, सिलिकॉन आपका हो गया।
ये भी आपकी उपधातु हो जाएगी। इसके बाद जैसे हमारा जर्मेनियम, अगला नाम क्या बता दिया आपने, बता दिया जर्मेनियम का नाम बता दिया। इसके बाद हमने बता दिया जैसे आपका एंटीमनी, क्या बता दिया आपने, बता दिया एंटीमनी का नाम बता दिया, ये भी आपकी उपधातु हो जाएगी। इसके बाद जैसे आपका टेल्यूरियम, किसका नाम बता दिया हमने, टेल्यूरियम का नाम बता दी, ये भी आपकी क्या हो जाएगी, एक उपधातु यहाँ पे हो जाती है। यानी ये सारे हमारे उपधातु आपके यहाँ पे हो जाते हैं। तो ये कम से कम पता होगा, तभी आप इनका आंसर यहाँ पे दे पाएंगे। पूछा जाएगा निम्नलिखित में कौन सी एक उपधातु आपकी यहाँ पे है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो सिलिकॉन ये दिया गया था, सिलिकॉन लिखा है, तो ये सिलिकॉन हमारा क्या हो जाएगा, उपधातु। ऑप्शन नंबर इसका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जीडी के आर्मी जीडी एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन हमसे वहां पूछा गया था। अब दोस्तों एक चीज ये ध्यान रखना, जो यहां पे आपका एक सोना दिया गया है और शीशा दिया गया, ये सोना और शीशा, सोना को हम लोग कैसे लिखते हैं, ये आपका एयू लिखा जाएगा, शीशा क्या ये आपका लेड, ये पीबी लिखा, ये दोनों क्या होती है आपके धातुएं हैं, ये क्या हो जाएंगी, दोनों आपके धातुएं यहां पे हो जाती। और दोस्तों जो आपका ब्रोमीन दिया गया है ना, ब्रोमीन से एक क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आपसे पूछा जाता है कि ब्रोमीन में ये आप याद करना कि जो आपकी ब्रोमीन होती, एक तो ये बताएंगे ये क्या होती, आपकी अधातु है। ब्रोमीन क्या है, आपकी अधातु है, जो सामान्य ताप पर क्या बताएंगे, जो कि आपका सामान्य ताप पर कैसी रहती है, ये आपकी द्रव अवस्था में कैसा रहता है, आपके सामान्य ताप पे आपका ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ब्रोमीन के बारे में ये याद रखना कि ब्रोमीन एक तो अधातु है और सामान्य अवस्था में ये लिक्विड अवस्था है, द्रव अवस्था में आपका ये पाया जाएगा। तो ये सारे पॉइंट यहां पे नोट कर लीजिएगा। दोस्तों यहां पे कुछ पॉइंट और आपके जो बच गए थे वो भी मैं सारे पॉइंट यहां पे आपको नोट करा देता हूं। दोस्तों कभी दोस्तों आपसे ये अगर कभी पूछ लिया जाए, अच्छा ये हमें बताओ कि जो मानव शरीर है, मानव शरीर, अगर ये पूछा जाए मानव शरीर में जो तत्वों का क्रम होता है, मानव शरीर में तत्वों का क्रम बता दो क्या होता है। जैसे जो हम लोग का शरीर होता है तो सबसे ज्यादा हमारे शरीर में क्या पाया जाता है, ये क्वेश्चन हमसे सीधे सीधे पेपर पूछे थे। बस जो चीजें बता रहा हूं सारे पॉइंट चीजें आप यहां पे नोट करते हुए चलना। तो मानव शरीर में तत्वों का क्रम अगर पूछ लिया जाए तो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा आप क्या बताओगे, ऑक्सीजन है, फिर क्या है, कार्बन है, फिर क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद क्या आएगा, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बाद क्या आएगा, कैल्शियम आपका आ जाएगा। तो अगर पूछा गया कि हम मानव शरीर में तत्वों का क्रम क्या है, ये क्रम आप याद करना, ये क्रम नोट कर लेना, इसे याद करना। यहां पे वो सारे पॉइंट बता रहा हूं कि जो पहला चैप्टर हमारा है इसमें क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, ये सारे चीजें आप नोट करिएगा। अब इसके बाद दोस्तों कभी अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये बताओ, अच्छा जो जीवित मानव शरीर में, अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, अच्छा ये हमें बता दो जीवित मानव शरीर में जो मानव जिंदा है, जीवित मानव, अगर ये पूछा जाए जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में क्या पाया जाता है, सबसे आपका कम मात्रा में, सबसे कम मात्रा में क्या तत्व पाया जाता है। तो सबसे कम मात्रा में कौन सा तत्व मिलेगा, हम लोग क्या बताएंगे, हम बताएंगे मैग्नीज। तो हमारे शरीर में सबसे कम मात्रा में कौन सा तत्व हो जाएगा, मैग्नीज आपका ये हो जाएगा। ये पॉइंट चीजें याद करना, आपके पेपर पूछी जाएंगे। इसके बाद कभी दोस्तों अगर आपसे ये पूछा जाता है कि ये बताओ वायुमंडल में, अगर यही आपसे पूछ लिया जाए क्या चीज, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, सबसे अधिक मात्रा में लिख दिया जाए क्या, पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा आप क्या बताओगे, क्या पाया जाएगा, हम बताएंगे सीधा सीधा नाइट्रोजन आपकी पाई जाती है। ये पॉइंट यहां पे नोट करिएगा। इसके बाद
कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए वायुमंडल छोड़ के, अगर आपसे लिख दिया जाए ब्रह्मांड के बारे में पूछा जाए, ये बताओ ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में क्या आपका पाया जाता है? आप ब्रह्मांड की बात करेगा, हम क्या बताएंगे? आप बताएंगे किसका नाम लेंगे? हाइड्रोजन का नाम यहां पे लेंगे। अब इसके बाद अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए मानव शरीर में उपस्थित यौगिक का क्रम क्या है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए मानव शरीर में, अगर ये पूछ लिया जाए मानव शरीर में उपस्थित अगर आपसे यौगिक का क्रम आपसे पूछा जाए, यौगिक का जो क्रम होता है ये बता दो, क्रम क्या होता है यौगिक का? तो आप क्रम में क्या बताएंगे? सबसे ज्यादा पहले आप बताएंगे क्या? जल। यौगिक का क्रम अगर पूछा जाए जल बताएंगे, जल के बाद किसका नाम बताएंगे? इसके बाद आपका हो गया प्रोटीन। क्या हो गया? प्रोटीन। प्रोटीन के बाद क्या बता दोगे? फैट। फैट बता देना। फिर क्या बताएंगे हम लोग? कार्बोहाइड्रेट। क्या बता देंगे? कार्बोहाइड्रेट का नाम यहां पे आप ले लेना। तो ये सारे पॉइंट आपके पेपर सीधे सीधे पूछे जाएंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर पॉइंट आप यहाँ पे नोट करना। अभी मैं कुछ पॉइंट और आपको यहाँ पे करा देता हूं, फिर मैं कुछ क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करा दूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पूछे गए। इसकी एक भी स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ले लेना ताकि कोई दिक्कत आपको यहाँ पे ना हो। अब दोस्तों जो आपका जल होता है, देखो जो आपका जल होता है ना, इससे देखो क्या क्या क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जा सकते हैं, सारे में पॉइंट पॉइंट चीजें आपको यहाँ पे कंप्लीट करा दूंगा। हर चीज आप यहाँ पे नोट करना। मैं यकीन बस यही बता सकता हूं, यहां से पेपर में इसके बाहर नहीं जाएगा, लेकिन ये याद करनी सारी आपको वहां पे पड़ेंगी। अगर जल की बात करेगा, देखो जल में एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है, ये बताओ अच्छा इसमें जो परमाणु होते हैं, क्या पूछेगा? परमाणु का अनुपात बता दो। परमाणु का अनुपात इनका क्या होता है? तो परमाणु का अगर अनुपात आपसे पूछेगा तो अनुपात क्या बताएंगे? हम बता देंगे अनुपात 2:1 का हमारा ये हो जाता है। अब अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए, अच्छा ये बताओ जो परमाणु भार है, परमाणु भार का अगर अनुपात पूछ ले, परमाणु भार का अनुपात, तो देखो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन 1 है आपका, जो हाइड्रोजन क्या होगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पे 18, इसका ऐसे ये होगा 2:16 होता है यहाँ पे, लेकिन ये 2 से और हमारा कट जाएगा। आप क्या बता दोगे? 1:8। अगर कभी आपसे पूछेगा परमाणु भार का अनुपात जल का क्या होता है, तो आपको 1:8 ये याद करना है। बस सारे पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लेना। अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए, अच्छा ये बताओ परमाणु की संख्या इनमें कितनी है? परमाणु की संख्या अगर हमसे पूछ लिया जाए, देखो सारे पॉइंट मैं यहीं पे इसीलिए लिखा रहा हूं कि ताकि कंफ्यूजन आपको कोई यहाँ पे ना हो। तो परमाणु की संख्या अगर आपसे पूछ ली जाएगी, आप कितने परमाणु बताओगे? 3 परमाणु आप यहाँ बताओगे। देखो 2 1 ये 3 परमाणु आपके यहाँ पे हो गए। अब इसके बाद आपका जो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, जो आपका जल होता है, क्या होता है? जो आपका जल होता है, अगर इसका पूछ ले, देखो जल में क्या पूछा जाए, अगर इसका ये पूछा जाए, अच्छा ये बताओ इसका क्वथनांक पॉइंट क्या होता है? क्वथनांक तो आपको पता ही होगा। क्वथनांक पॉइंट वो होता है जहां पे जल क्या होता है? उबलने लगता है, उसे क्या बोलते हैं? क्वथनांक पॉइंट आपका कहते हैं। तो ये जो क्वथनांक पॉइंट होता है, अगर इसे कितना होता है? ये अगर डिग्री सेंटीग्रेड में देखें, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इसके बाद अगर केल्विन में अगर हम लोग किसमें बात करें, अगर हम लोग बात करें केल्विन का, ये 373 केल्विन आपका हो जाएगा। रूडियम में बात करें, ये कितना हो जाएगा? 80 डिग्री रूडियम आपका ये हो जाएगा। इसके बाद अगर हम फ़ारेनहाइट में बात करते हैं, 212 फ़ारेनहाइट आपका ये हो जाएगा। ये सारे क्वथनांक पॉइंट आपको हर फॉर्मेट में याद करना है। डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होगा, केल्विन में क्या होगा, रेडियम क्या होगा और फ़ारेनहाइट में क्या होगा, ये सारा चीज यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा। अब वहीं पे दोस्तों अगर हमसे पूछा जाए जल का हिमांक पॉइंट क्या होता है, यानी कि वो आप पॉइंट बताओ जहां पे जल जम के एक बर्फ का रूप वहां पे ले लेता, अगर वो पॉइंट आपसे पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे? देखो
अगर आपका डिग्री सेंटीग्रेड पूछा जाएगा, हम बताएंगे माइनस का क्या हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, आप बता देना। या फिर बराबर का 273 ये केल्विन हो जाएगा, या फिर आपका 0 आपका डिग्री रोडियम हो जाएगा, या फिर आपका 32 फ़ारेनहाइट आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो ये सारे इसके हिमांक पॉइंट हो जाते हैं। जल्द से क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वो सारे पॉइंट मैंने यहाँ बता दिए हैं, ये सारे पॉइंट यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों कुछ पॉइंट और यहाँ पे हम नोट करते हैं जो अक्सर आपके पेपर में पूछ लिया जाता है। अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, अच्छा ये बताओ सबसे हल्की गैस, आपसे अगर ये कभी पूछा जाए, अच्छा ये हमें बता दो सबसे आपकी हल्की गैस कौन सी, सबसे हल्की गैस अगर हमसे पूछ लिया जाता तो आप सबसे हल्की गैस किसका नाम लेते हैं, हम बताते वो आपकी हो जाएगी सबसे हल्की गैस हो जाएगी हाइड्रोजन। कौन सी हो जाएगी, हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस हमारी ये आपकी हो जाती है। और हाइड्रोजन के बाद कौन सी गैस का नाम आता है, ये आपकी ये आएगी पहले नंबर पे, और सेकंड नंबर किसके नाम आएगा, वो आपका आता है हीलियम का। सेकंड नंबर में किसका नाम आएगा, हीलियम का। सेकंड नंबर में आपका हीलियम का नाम यहाँ पे आ जाता है। और दोस्तों जो आपकी ये हाइड्रोजन गैस होती है ना, इसको एक अन्य नाम और है, इस गैस को आपका आवारा गैस भी कहा जाता है। आवारा गैस के नाम से ये आपकी हाइड्रोजन गैस जानी जाती है। एक बार ये क्लर्क का एग्जाम हुआ था आर्मी में, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आवारा गैस के नाम से हम लोग कौन सी गैस को जानते हैं, कौन सी गैस हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस को आवारा गैस के नाम से आपकी ये जानी जाती है। अब इसके बाद दोस्तों एक चीज आप ये नोट करना, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता जो आपके जहाज होते हैं यानी वायुयान जो आपके होते हैं, वायुयान के जो टायर होते हैं, वायुयान के टायर में कौन सी गैस आपकी भरी जाती, कौन सी गैस आपकी वहां पे भरी जाती है, ये सीधे सीधे क्वेश्चन आपके पेपर पूछे जाते हैं। तो यहां पे हम क्या बताएं कौन सी गैस रहती, वो आपकी गैस हो जाएगी हीलियम। गैस कौन सी हो जाएगी, हीलियम, यानी He आपकी गैस यहाँ पे हो। अभी मैं कुछ पॉइंट आपको बता रहा हूं, इसके बाद मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराऊंगा ताकि ये आपके सारे कुछ वहां पे कवर आपका हो जाए। इसके बाद दोस्तों अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताओ जो आपके गुब्बारे होते हैं कौन से होते हैं, जो आपके गुब्बारे, गुब्बारे में भरी जाने वाली गैस, गुब्बारे में भरी, क्या नोट कर लो, जो गुब्बारा होते हैं गुब्बारे में भरी जाने वाली गैस कौन सी है, जाने वाली गैस अगर आपसे ये पूछ लिया जाता आप कौन सी गैस का नाम लेंगे, तब भी हम बताएंगे हीलियम गैस का नाम यहाँ पे नोट कर लेते। अगर दोस्तों ये आपसे पूछा जाए कृत्रिम रूप से सांस लेने के लिए अस्पतालों में कौन सी गैस का प्रयोग वहां पे किया जाता है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे तो ये सारे पॉइंट नोट करना, आपके पेपर सीधा सीधा पूछा जाएगा कि कृत्रिम रूप से सांस लेने में जो आपके हॉस्पिटल होते हैं, क्या होते हैं, अस्पताल, क्या नोट करेंगे यहाँ पे, हमने लिख दिया अस्पताल, अस्पताल आप नोट कर लिया। अस्पताल में कौन सी गैस का प्रयोग वहां पे किया जाता, हम क्या बताएंगे, ये आपका ऑक्सीजन और हीलियम, यानी जो पानी द्रव अवस्था में इसका आपका यूज वहां पे होता है, पानी जो द्रव अवस्था में होता है उसका यूज यहाँ पे किया जाता है। दोस्तों एक चीज आपसे ये पूछा जाता है कि जो समुद्र होता है इसमें कम गहराई पे, ये पॉइंट नोट करना कि कम गहराई, अगर समुद्र की कम गहराई पर समुद्र में जाने पर, समुद्र में अगर हम जाते हैं जाने पर हम कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं, हम कौन सी गैस का प्रयोग करेंगे, आप बताएंगे कि ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन का यूज वहां पे किया जाता है। अब यहाँ पे कम गहराई है, अगर यहीं पे ये हमसे पूछ लिया जाता है कि अधिक गहराई, क्या पूछा जाए, अधिक गहराई अगर आपसे पूछा जाता है तो आप इसका आंसर क्या बताएंगे, यहां बताएंगे ऑक्सीजन और हीलियम, यहाँ पे नोट कर लेना। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो फुटबॉल होते हैं उनमें कौन सी गैस भरी होती है,
तब भी हम बताएंगे नाइट्रोजन गैस होती है। एक पॉइंट ये भी आप यहाँ पे नोट कर लेना कि जो आपकी फुटबॉल होती है, क्या फुटबॉल, फुटबॉल में कौन सी गैस, अगर फुटबॉल में कौन सी गैस आपसे पूछी जाती है तो हम कौन सी गैस बता देते, तब भी हम नाइट्रोजन गैस का नाम आप यहाँ पे ले लेते। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे आप नोट कर लेना, आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सारे हो जाते हैं। इसके बाद उसका एक चीज और यहाँ पे नोट करना, फिर हम लोग अपने क्वेश्चन में वहां पे आते हैं। अगर कभी आपसे ये पूछा जाए कि आप देखो जो कोल्ड ड्रिंक होती है, कोल्ड ड्रिंक के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, तो अगर एक पॉइंट ये नोट कर लेना कि जो आपकी क्या होती है, हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक, अगर पूछा जाए जो कोल्ड ड्रिंक में आपकी कौन सी गैस भरी जाती है, तो जो कोल्ड ड्रिंक आपकी होती है, अगर कभी आपसे पूछा जाए आप कौन सी गैस बताओगे, हम बताएं कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी भरी जाती है, जो जल से अभिक्रिया करके आपका ये कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करती है। क्या बताओगे, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस भरी जाती है, यहां बताएं क्या, जल से अभिक्रिया करके, जल से आपका ये अभिक्रिया करके, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अभिक्रिया करके कौन सी गैस आपकी बनाएगी, तो आप मतलब किसका निर्माण करती, आप क्या बताओगे, ये आपका किसका निर्माण करेगी, कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल का ये निर्माण वहां पे करती है। यानी जो आपकी ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जब जल से आपकी ये अभिक्रिया वहां पे करती है तो क्या बनाएगा, H2CO3 बनाती, यानी ये आपका जो कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करती, इस कार्बोनिक अम्ल का ये निर्माण करती। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोल्ड ड्रिंक में कौन सी गैस भरी जाती है, और ये इसके बाद ये पूछा जाएगा कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये जल से अभिक्रिया करके कौन सा अम्ल बनाती है, तो हम क्या बताएंगे, ये कार्बोनिक अम्ल आपका बनाएगा। ये दोनों पॉइंट इसके यहां पे नोट कर लीजिएगा। बस एक पॉइंट और हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन अपने प्रैक्टिस वहां पे करते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन आपका बारूद से पूछा जाता है, किससे आता है, बारूद से। अब ये बता दो, अच्छा बारूद से एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बारूद की खोज किसने की। ये सारे जो हमारा चैप्टर 1 है उसी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके यहां मैं करा रहा हूं। तो इसका अगर ये पूछा जाए बारूद की खोज, तो बारूद की खोज में आप किसका नाम बताओगे, हम बताएं किसका, रोजर बेकन का। किसका नाम बता दोगे, रोजर बेकन का नाम आप यहां पे याद रखिएगा। और जो ये आपका होता है बारूद, क्या होता है यहां पे ये एक चीज बताना कि बारूद जो आपका होता है ये आपका चारकोल, क्या बताएंगे, बारूद चारकोल हो गया, गंधक हो गया, चारकोल, गंधक, सोरा, एक और लिख लेना पॉइंट, सोरा, इनका क्या होता है, मिश्रण होता है, इन्हीं का क्या हो जाएगा, ये आपका मिश्रण आपका यहां पे हो जाता है। अब इसके बाद एक पॉइंट ये पॉइंट ये नोट कर ले, जो आपका पारा होता है, जो Hg क्या होता है, जो आपका ये पारा होता है, इसके बारे में एक पॉइंट ये नोट करना कि ये द्रव धातु होती है। जहां पे क्या याद करोगे, ये आपकी द्रव धातु आपकी होती है। दोस्तों ये मैं आपको पॉइंट पॉइंट चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये आपके सारे इंपॉर्टेंट है। अगर पूछेगा द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है, तो आपको बताना है पारा का नाम। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि आपकी द्रव अवस्था में कौन सी अधातु पाई जाती है, आपको ब्रोमीन का नाम याद करना। दोनों मैंने पॉइंट बता दिए, कौन सी द्रव अवस्था में धातु है, कौन सी आपकी अधातु है, दोनों चीजें आपको याद वहां पे कर लेनी है। अब दोस्तों एक चीज ये नोट करना, जो आपका मोती होता है, एक पॉइंट मोती के बारे में ये नोट कर लेना कि मोती का मुख्य अवयव, मोती का अगर ये पूछा जाता है मुख्य अवयव, अगर मोती का मुख्य अवयव आपसे पूछा जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट आप क्या बताएंगे, CaCO3। ये भी पेपर में क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा चुका है। एक चीज आप दोस्तों ये नोट कर लेना कि जो अंडे का आवरण होता है, अंडे का छिलका, अंडे का जो आपका आवरण होता है, अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए अंडे का आवरण जो छिलका होता है किसका आपका बना होता है, तो अंडे का आवरण किसका आप बता दोगे, ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट यानी इसी का बना होता है। कैल्शियम जो कार्बोनेट होता है, अंडे का आवरण छिलका उसी का आपका बना हुआ होता है। इसके बाद दोस्तों आपने देखा होगा कि जो आपकी कैप्सूल होती है दवाइयों की,
जो कैप्सूल के अंदर जो दवा रहती है। अब ये जो कैप्सूल का होता है, कैप्सूल होती है जिसका आवरण होता है, ये किसका बना होता है अगर आपसे पूछा जाता है, ये बता दो। अच्छा, जो कैप्सूल, क्या पूछ लिया जाए कि जो आपकी कैप्सूल होती है, कैप्सूल का आवरण, कैप्सूल का आवरण ये किसका बना होता है, तो हम किसका बताएंगे, ये आपका बना होता है एक जिलेटिन प्रोटीन होती है। किसका बना होता है, जिलेटिन। ये एक प्रकार की क्या होती है, आपकी प्रोटीन होती है, जिलेटिन प्रोटीन आपकी होती है। और ये जो प्रोटीन आपकी होती है जल में क्या होती है, घुलनशील होती है। इसलिए जो हम लोग कैप्सूल खाते हैं तो इसका आवरण होता है जिलेटिन का, ये जल में घुल जाती है और जो उसकी दवा होती है हमारे शरीर में वहां पे आ जाती है। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछा गया कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है, आपको बताना है जिलेटिन का बना होता है। जिलेटिन क्या होता है, एक प्रकार की प्रोटीन आपकी यहां पे आपकी हो जाती है। अब दोस्तों यहां से हमारे सारे वो क्वेश्चन अब प्रैक्टिस हम लोग करते हैं जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां से हमारे पेपर में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जो पहला क्वेश्चन यहां पे ये पूछा गया था आपका, जो कि जीडी के एग्जाम में ये पूछा गया था, ये बताओ शक्कर के घोल में शक्कर एक है, शक्कर का घोल में जो शक्कर आपका होता है ये आपका वहां पे क्या होता है। जहां पे चार ऑप्शन क्या दिए, पहला है विलायक, दूसरा है कोलाइड, तीसरा है घुला हुआ पदार्थ, एक है सस्पेंशन। अब बताओ इसमें इसका राइट आंसर यहां पे क्या होगा। दोस्तों कभी भी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया या रिपीट हुआ तो आप इसका आंसर कितना बताएंगे, हम सर इसका आंसर क्या बताएंगे, ये बता देंगे कि घुला हुआ पदार्थ आपका यहां पे हो जाता है। यानी दो या दो से अधिक पदार्थ यानी ठोस द्रव गैस का जो होता है ये समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, आपका विलयन वहां पे कहलाता है। यानी इसके साधारण मुख्य अवयव जो मात्रा में अधिक होते हैं, यानी कि अगर कभी पूछा जाए जो मात्रा में, मात्रा जिनकी अधिक होती है, मात्रा जिनकी अधिक होती है उन्हें आप क्या कहोगे, उन्हें हम कहते हैं विलायक। जिनकी मात्रा अधिक होंगी उन्हें हम कहेंगे विलायक कहेंगे, और जिनकी मात्रा कम होगी, जिनकी मात्रा आपकी कम होगी उन्हें आप क्या कहोगे, उन्हें कहोगे आप विलेय। उन्हें क्या कहोगे, विलेय आप वहां पे कहते हो, क्योंकि जल एक अच्छा विलायक है। कभी आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि जल क्या है, तो जल में आपको क्या बताना है, जल एक आपका क्या हो जाएगा, एक अच्छा विलायक हो जाएगा। जल क्या हो जाएगा, एक अच्छा आपका विलायक होता है। जल एक अच्छा आपका विलायक आपका होता है, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन पूछा गया था जल क्या होता है, आप क्या बताओ, ये आपका एक अच्छा विलायक आपका यहाँ पे होता है। एक क्वेश्चन और आपका ये बताओ कि लोहे में जंग लगना। दोस्तों जो आपको ये जंग वाला पॉइंट होता है ना, यहां से कई सारे पॉइंट और है जो पेपर पूछेगा जंग वाले, वो सारे पॉइंट मैं आपको बताऊंगा भी, और सारे पॉइंट आप यहाँ पे ध्यान से नोट करना, क्योंकि यहां से आपके पेपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लोहे में जंग लगना, इनमें से कैसा समान उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन है, ऊष्माक्षेपी परिवर्तन है, ऊष्माग्राही है, या रासायनिक परिवर्तन है। तो जंग लगना कैसा परिवर्तन आप बता दोगे, सर हम तो बताएंगे एक रासायनिक परिवर्तन। दोस्तों यहां पे एक चीज ये ध्यान रखना कि ये रासायनिक परिवर्तन क्या क्या है और भौतिक परिवर्तन क्या क्या, इनके एग्जाम्पल में अभी आपको कुछ नोट भी कराऊंगा। आप सारे पॉइंट नोट करना। आप अगर पेपर आपने दिया होगा तो खुद ही आपको पता होगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भौतिक परिवर्तन इनमें से क्या है, रासायनिक परिवर्तन। तो जो एग्जाम्पल मैं वहां पे कराऊंगा सारे पॉइंट वहां पे आप नोट कर लीजिएगा। अब देखो, अब यहां पे दोस्तों हम यहां पे कुछ पॉइंट नोट कराते हैं, जो लोहे में जंग लगना, जहां से क्या क्या पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है जो आपको पता वहां पे होने चाहिए। दोस्तों पहला पॉइंट तो हमने पता कर ही लिया कि जो लोहे पे जंग लगना कैसा परिवर्तन है, आपको बताएंगे रासायनिक परिवर्तन आपका होता है, ये चीज हमें पता हो गया। अब ठीक है, अब दोस्तों जो आपको ये लोहे में जंग लगता है ये किसकी उपस्थिति में लगता है, किसकी उपस्थिति में लगता है, ये पॉइंट नोट करना कि जो लोहे में जंग लगता है इसमें किसकी उपस्थिति में ये आपका वहां पे जंग लगता है, ये उपस्थिति पूछेगा। तो आप क्या बताओगे, यहां बताओगे कि ऑक्सीजन और क्या बताओगे, ऑक्सीजन, ये पॉइंट नोट कर लेना। ऑक्सीजन किसकी उपस्थिति होता है, आप बताएंगे ऑक्सीजन और प्लस नमी, ऑक्सीजन प्लस नमी
कि आपकी वजह से आपका जंग लगता है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि लोहे पे जो जंग लगती है इसका रीजन क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? ऑक्सीजन और नमी अगर है तो लोहे पे जंग आपका वहां पे लग जाएगा। इसके बाद एक पॉइंट ये नोट करना, जंग लगने के लिए हमने जान लिया कि ऑक्सीजन और जल ये दोनों आपके आवश्यक होते हैं, यानी एक तो आपका ऑक्सीजन हो गया, ये हमें आवश्यक है, और प्लस जो जल हो गया ये आपका आवश्यक यहां पे आपका होता है। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर लोहे पे जंग लग जाती है तो उसके भार में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अगर लोहे पे जंग लग गया तो उसके भार में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप क्या बताओगे? उसका जो भार होगा, भार क्या हो जाएगा? हम बताएंगे भार उसका बढ़ जाएगा। ये नोट करना, पेपर पूछा जाएगा भाई सीधा सीधा ये। और अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा गया कि लोहे पे जंग लग गई अगर, तो उसकी आयु में क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर भाई लोहे पे जंग लग गए, आप देखते होंगे लोहे की जो जंग लगता है उसमें परत परत निकल जाती है, लोहा क्या होता है धीरे खराब आपका हो जाता है। तो हम क्या कहेंगे? लोहे पे अगर जंग लग जाता है उसकी आयु क्या हो जाती? घट जाती। आयु क्या बताएंगे उसकी? घट जाती, लोहा आपका जल्दी आपका वहां पे खराब हो जाता है। तो पहले ये 3 पॉइंट नोट करना कि भार क्या होगा? भार बढ़ेगा। आयु में क्या प्रभाव? आयु कम होगी। और लोहे पे जंग किसकी वजह से लगता है? आप बताएंगे ऑक्सीजन और नमी से लोहे पे जंग आपका लगता है। ये तीनों पॉइंट पेपर पूछे जा चुके हैं। इसके बाद उस जंग वाले में एक पॉइंट ये नोट करना कि लोहे को जंग से बचाने के लिए, कि लोहे पे जंग ना लगे, उस पे पॉइंट नोट करना पहले कि लोहे पे जंग लगाने की जो लोहे पे जंग लगता है उस पे जंग ना लगे, तो इसके लिए हम लोग कौन सी प्रक्रिया आपकी अपनाई जाती है? तो आप क्या कहोगे? आप बताओ क्या? यानी कि लोहे पे पहले ये नोट करना, लोहे पर जंग ना लगे, लोहे पे जंग ना लगे तो कौन सी प्रक्रिया हम क्या नोट करेंगे? कौन सी प्रक्रिया हम लोग कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं? तो क्या करते हैं हम लोग? करते हैं जस्तीकरण। कौन सी प्रक्रिया का नाम क्या लिखेंगे? जस्तीकरण। जस्तीकरण ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर बहुत बार यहां पूछा जा चुका है कि जस्तीकरण के द्वारा हम मान लो कौन सी प्रक्रिया करते हैं। आप क्या बताओ? लोहे पे जंग ना लगे, ये प्रक्रिया आपकी वहां अपनाई जाती है। इसके बाद दोस्तों एक ये पॉइंट नोट करना, अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक ये भी नोट कर, या तो जस्तीकरण आपका लिख के आता है, या फिर एक पॉइंट ये भी आप यहां पे नोट कर लेना, क्या? गैल्वेनाइजेशन। ये पॉइंट भी नोट करना, ये भी पेपर में लिखा हुआ आपके आ सकता है। तो ये क्या होता है? इससे क्या होता है? किससे बचाया जाता है? इससे क्या होता है? आपको जो लोहा होता है, लोहा को क्या लिखेंगे? लोहा को आपका ये बचाया जाता है। क्या बताएंगे? लोहा को बचाया जाता है। कौन से प्रक्रिया? गैल्वेनाइजेशन। आप जस्तीकरण और ये दोनों पॉइंट आप स्टार बना लेना, दोनों पॉइंट आपके ये इंपॉर्टेंट यहां पे हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों कुछ पॉइंट और ये नोट करना कि जो एक पॉइंट ये बता रहा है, जो आपकी लकड़ी होती है कि लकड़ी में कीड़े मकोड़े जो नहीं लग जाते, छेद कर देते, कि उसमें कीड़े मकोड़े की छेद ना करे, लकड़ी खराब ना हो, इसके लिए क्या करते हैं? ये भी पॉइंट नोट करना। एक पॉइंट ये लिख लेना कि लकड़ी को कीड़े मकोड़े ये पॉइंट भी यहां पे नोट कर लेना। कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? कीड़े मकोड़े उसमें ना लगे, इससे बचाने के लिए क्या करते हैं? उस पे आपका जिंक क्लोराइड ZnCl2 जो आपका जिंक क्लोराइड होता है, इसका क्या कर देते हैं? का लेपन कर देते हैं। इसका अगर आप उसमें क्या कर देंगे हम लोग? इसका लेपन वहां पे कर देते हैं। ये सीधा सीधा पेपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लकड़ी के जो जितने भी सामग्रियां होती, चाहे कुर्सी हो, बेंच हो, उस पे कीड़े मकोड़े ना लगे, उस पे क्या करते हैं? जिंक क्लोराइड का क्या होता है? लेपन वहां पे आपका कर दिया जाता है। अब दूसरा एक क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाता है कि धान में, एक पॉइंट ये नोट करना कि धान में जो खैरा रोग होता है, यहां पे याद आ रहा, मैं पॉइंट करा दूं क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर पूछा जा चुका है कि जो धान में एक सुना होगा कि जो खैरा रोग लगता है, धान में जो खैरा
रोग आपका लगता है। अगर पूछा जाए किसकी कमी से होता है, तो किसकी कमी से होता है आप बताएंगे, ये होता है जस्ते की कमी। जस्ते की कमी से, जस्ते की कमी से, ये पॉइंट यहां पे आप नोट कर लेना सीधा सीधा कि अगर जस्ते की कमी आपकी हो जाती है, धानों में खैरा रोग आपका वहां पे लग जाता है। ये पॉइंट भी एक बार नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन ये आता है, एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। देखो मैं कुछ एग्जांपल आपको बताऊंगा कौन से आपके रासायनिक परिवर्तन होते, कौन से आपके भौतिक परिवर्तन होते। दोस्तों जो आपका रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, तो रासायनिक परिवर्तन तो एक ऐसा परिवर्तन होता है जिससे क्या होता है, एक नया उत्पाद आपका बनता है। यानी कि अगर कोई चीज नई चीज बन जाती है, वो दोबारा कन्वर्ट होकर पुरानी चीज नहीं बन पाती है, तो वहां पे क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, एक नया पदार्थ आपका बनता है। और भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि भौतिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन होता है कि अगर उसका रूप चेंज हो गया, दूसरा रूप बन गया, कुछ और बन गया, वो पुरानी अवस्था में फिर से बन सकता है, वो होता है भौतिक परिवर्तन, वहां पे होता है। मैं यहां पे एग्जांपल नोट करूंगा, सारे पॉइंट यहां पे ध्यान से आप देखिएगा। पहले इसका आंसर बता देते, एक रासायनिक परिवर्तन यहां पे आपका दिया जा रहा नहीं है, बताओ कौन सा रासायनिक परिवर्तन इनमें से आपका नहीं होगा। पहले ये बता दो कौन सा इसमें आपका रासायनिक परिवर्तन यहां पे आपका नहीं होगा। देखो पहले हम लोग देखो डिस्कस करते हैं, पहले मैं पॉइंट बताता हूं तब आपको ज्यादा क्लियर होगा कि कौन कौन से रासायनिक परिवर्तन होते। सारे में आपको एग्जांपल वहां पे नोट कराते हो, सारे आप यहां पे नोट कर लीजिएगा। देखो पहला आप ये देखना, एक ये जो मैं ये सारे वही पॉइंट बताऊंगा जो पेपर पूछे जाते, आप ये नोट कर लेना, याद कर लेना, जो आपका रासायनिक परिवर्तन का यहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। पहले दोस्तों नोट करना जो मक्खन का पहला पॉइंट ये नोट करना कि मक्खन, मक्खन का खट्टा होना। पहला क्या बताएंगे हम लोग, मक्खन का खट्टा होना। एक पॉइंट आप यहां पे ये नोट कर लेना। तो मक्खन का खट्टा होना कैसा परिवर्तन है, बताएंगे रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। इसके बाद नोट करना क्या, मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जो आपका जलना होता है, ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। इसके बाद एक पॉइंट ये नोट करना कि अगरबत्ती, एक पॉइंट क्या नोट कर लेंगे, अगरबत्ती का जलना, ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन यहां पे हो जाता है। इसके बाद जैसे खाने का पचाना, खाने का जो पचना होता है, ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन होता है। इसके बाद एक नोट करना, जैसे जो आपका लकड़ी क्या होती, लकड़ी का जलना, यही लकड़ी जल के मान लो कोयला बन के, ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। यह भी एक अभी मैंने एग्जांपल देखा ही था, क्या बताया था, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर आपका जंग लगना, ये क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। इसके बाद एक नोट करना, जैसे दूध, क्या लिखेंगे, दूध से दही, दूध से अगर दही बन गई, दही का बनना, ये भी क्या बताएंगे, रासायनिक परिवर्तन आपका हो जाएगा। या फिर एक बताना कि सोडियम को पानी में डालना, एक ये नोट कर लेना कि सोडियम को पानी में डालना, पानी में डालना, ये क्या हो जाएगा, एक रासायनिक परिवर्तन, ये भी आपका हो जाता है। या फिर एक नोट करना जो आपका प्लेटिनम होता है, क्या नोट करेंगे, प्लेटिनम, प्लेटिनम तार का, प्लेटिनम तार का जलना, एक ये कैसा हो जाएगा, ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन होता है। एक ये नोट करना, पदार्थों का किण्वन, एक क्या आप लिखेंगे, पदार्थों का किण्वन, पदार्थों का जो किण्वन होता है, ये क्या होता है, आपका रासायनिक परिवर्तन होता है। या फिर जो द्रवित पेट्रोलियम गैस का जलन, यानी जो पेट्रोलियम गैस होती है, पेट्रोल होता है, ये जो जल जाता है, ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन ही आपका यहाँ पे होता है। ये एग्जाम्पल अगर आप सारे याद कर लेते हैं, तो आपका रासायनिक परिवर्तन यहीं से आपके पेपर क्वेश्चन इन्हीं एग्जाम्पल से आपको दिख जाएगा। बस ये सारे एग्जाम्पल आप यहाँ पे याद कर लीजिएगा। दोस्तों अब इसका बताओ आंसर क्या हो जाएगा, एक रासायनिक परिवर्तन यहाँ पे आपका नहीं है। दोस्तों जो आपका एक आइस क्यूब पिघलना, देखो ये कैसा परिवर्तन है, ये आपका भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो जो आपकी बर्फ होती है, अगर बर्फ होगी, पिघल गई, जल बन गया, अब क्या इस जल को हम फिर से ठंडा करके बर्फ फिर बना सकते हैं, यानी ये अगर एक रूप से दूसरा रूप में बन जाता है, लेकिन पुनः उसी रूप में फिर बना सकते हैं, तो आपका वो होता है भौतिक परिवर्तन।
तो ये जो आपका एक आइस क्यूब का पिघलना है, ये भौतिक परिवर्तन यहाँ पे आपका होता है। अब यहाँ पे इनमें बता दो, अच्छा जैसे आपका मक्खन का खट्टा होना, अब जैसे दूध है, दूध से आपने दही बना ली, ठीक है। अब क्या आप दही से दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। यही वही परिवर्तन होती है कि अगर उसका एक बार रूप बदल जाता है, वो पुनः अपनी पुरानी अवस्था में नहीं आ पाता। इतना याद रख लेना। अब मैं कुछ एग्जांपल आपके भौतिक परिवर्तन के भी मैं यहाँ पे नोट करा देता हूं, वो भी सारे यहाँ पे आप नोट कर लेना कि रासायनिक परिवर्तन हम लोगों ने सारे जान लिए कौन से होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं भौतिक परिवर्तन के। तो देखो यहां पे एक पॉइंट ये नोट करना, जैसे आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से सूखी बर्फ, CO2 से नोट करना सूखी बर्फ बनना, ये कैसा परिवर्तन हो जाएगा, ये आप बताएंगे। भौतिक परिवर्तन यहां पे होता है। इसके बाद जैसे मोमबत्ती का पिघलना, यहां पे क्या हम बात कर रहे हैं, मोमबत्ती का पिघलना हम बात करें, जलना की बात नहीं कर रहे। अगर जलना हमसे पूछता तो जलना तो आपका रासायनिक परिवर्तन होता है, लेकिन अगर जो पिघलना होता है, पिघलना क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन में आ जाएगा। या फिर आप ये नोट कर सकते हैं, पानी से बर्फ का बनना कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। या फिर एक ये नोट कर सकते हैं, जैसे पानी का वाष्प, क्या लिखेंगे, पानी का वाष्प बनना, एक ये कैसा हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। या फिर एक पॉइंट ये आप यहां पे नोट कर सकते हैं, जैसे चीनी या नमक का पानी में मिश्रण, एक ये पॉइंट आप यहां पे ये नोट कर लेना। इसके बाद जैसे कि अगर आपसे ये पूछा जाए कपूर का जलना, ये पॉइंट भी नोट कर लेना। या फिर एक ये नोट करना, रेत का पानी में विलयन, ये सारे एग्जाम्पल भौतिक परिवर्तन के नोट करा रहा हूं। या फिर एक ये नोट करना, क्या अम्लीकृत, क्या नोट करेंगे यहां पे, अम्लीकृत जल का आपका वैद्युत अपघटन, एक ये पॉइंट यहां पे ये भी नोट कर लीजिएगा। या फिर लोहे का चुंबकीकरण, एक ये नोट करना, क्या लोहे का चुंबकीकरण, एक ये पॉइंट यहां पे नोट करना। ये सारे जो मैंने एग्जांपल नोट कराए, ये सारे आपके भौतिक परिवर्तन के यहां पे हो जाते हैं। तो आप ये एग्जांपल नोट करना, इनका प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना, आपके पेपर यहां सीधे क्वेश्चन आपको दिखेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि उस प्रक्रिया को क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि ये बताओ, उस प्रक्रिया का नाम बताओ जिसमें जो गैस होती है सीधे ही ठोस अवस्था में आपका परिवर्तित आपके यहां पे हो जाती है। दोस्तों मैं आपको सारे पॉइंट क्लियर करा देता हूं। पहले इसका आंसर देख लो, क्या आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या, डिपोजिशन। क्या कहलाता है, डिपोजिशन। यानी जो ऑप्शन बी यहां पे दिया गया है, ये ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। यानी डिपोजिशन आपकी वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई पदार्थ गैस अवस्था सीधे आपका सॉलिड अवस्था में अगर बदल जाता है, वो आपका डिपोजिशन कहलाता है। दोस्तों यहां पे मैं तीन चीज और आपको बता देता हूं, आप नॉलेज के लिए, अगर वैसे ज्यादा बच्चों को पता ही होगा, अगर आपको नहीं पता है ध्यान से ये बातें भी वहां पे आप सुन लीजिएगा। अगर कभी आपसे ये पूछा जाए, अच्छा ये बताओ जो संघनन होता है, एक ये बताओ संघनन आपका क्या होता है, एक आप ये बता दो जो आपका ऊर्ध्वपातन होता है, ऊर्ध्वपातन आपका होता है, ये आपका क्या होता है। एक आप ये बता दो जो आपका वाष्पीकरण होता है, एक ये बताओ जो आपका वाष्पीकरण होता है, ये आपका क्या होता है। ये तीनों चीजें भी आपको यहां पता होनी चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं उनके आंसर आप वहां पे दे सकते हैं। अगर दोस्तों यहां पे संघनन की बात हुई, संघनन दोस्तों क्या होता है, ये आपकी वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई पदार्थ वाष्प से तरल अवस्था में परिवर्तित होता है। किसमें होता है, यानी वाष्प से तरल अवस्था में, वाष्प से आप बताएं तरल अवस्था में अगर परिवर्तित होता है, जैसे वाष्प का जल में परिवर्तन,
वाष्प का जल में परिवर्तन कैसा परिवर्तन होगा, आप बताओगे संघनन। यानी वाष्प से अगर वो लिक्विड में बदल रहा है वो कैसा परिवर्तन होगा, वो उसे हम लोग बोलते हैं संघनन। और दूसरा ये आपका ऊर्ध्वपातन क्या कहलाता है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है वो क्या कहता है, ऊर्ध्वपातन। क्या बताएंगे हम लोग यहाँ पे, ठोस अवस्था से, यानी ठोस से सीधे, क्या वो लिखेंगे, ठोस से, अगर ये ठोस अवस्था से सीधे आपका गैस अवस्था में, ठोस से सीधा अगर गैस में बदल गया तो वो आपका ऊर्ध्वपातन होता है। जैसे आप बता सकते हैं कपूर का जलना, कपूर का जलना, ये एग्जाम्पल आप यहां पे एक नोट कर लीजिएगा। यहां पे नोट कर लेना, जैसे वाष्प का एग्जाम्पल नोट करना, वाष्प का जल में, वाष्प का जल में परिवर्तन, ये चीज ध्यान दे लीजिएगा। आप देखो ये वाष्पीकरण क्या होता है, तो यह वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ तरल अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है, यानी तरल से आपका सीधे किसमें हो जाता है, वाष्प में, तरल से सीधा किसमें, वाष्प में आपका बदल जाता है। तो ये अवस्था क्या कहलाएगी, आपका वाष्पीकरण कहलाता है। तो ये संघनन, ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, ये तीनों चीजें भी आपको यहां पता होनी चाहिए, ये समझ लेना, तभी आप ऐसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप वहां कभी कंफ्यूजन नहीं होगा और उनके आंसर आप बड़ी आसानी से वहां पे दे सकते हैं। एक सवाल ये पूछा गया कि द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निश्चित स्थिर अनुपात बता दो, क्या आपका यहां पे होता है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में आपके आर्मी के पेपर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हम लोग क्या बता देंगे, ये आपका हो जाएगा 14:3। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। यानी कि अमोनिया, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन एक क्या होता है, ये आपका एक यौगिक है। क्या होता है, जो आपका क्या है, अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या होते हैं, ये आपके एक यौगिक होते हैं। अगर इसका रासायनिक सूत्र अगर पूछा जाए तो वो आपका क्या हो जाएगा, इसका NH3 इसका रासायनिक सूत्र हो जाता है। इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का द्रव्यमान के आधार पर स्थित जो निश्चित अनुपात होता है, ये होता है आपका 14:3। 14 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14:3 यहाँ पे आपका ये हो जाता है। और यह आपकी जो अमोनिया होती है, इसके पॉइंट एक ये नोट करना, ये आपकी तीक्ष्ण, ये भी पोषण पूछ लिया जा सकता है, तीक्ष्ण गंध वाली, क्या लिखेंगे, तीक्ष्ण गंध वाली आपकी कैसी गैस होती है, यह रंगहीन, कोई रंग इसका वहां पे नहीं होता है, ये आपकी रंगहीन गैस है, रंगहीन आपकी क्या हो जाएगी, गैस होगी। और यह जल में, एक पॉइंट ये नोट करना, जल में आपका अति विलेय है, जल में आपका अति विलेय, यानी विलेय बहुत आपका ये यहाँ पे हो जाएगा। ये तीनों पॉइंट भी नोट कर लेना अमोनिया के, इनका ये अनुपात हो जाएगा। इसकी गंध कैसी है बताएंगे, तीक्ष्ण, रंग कैसा है, कोई रंग नहीं है, रंगहीन है। और इसकी ये बताएंगे ये विलेय किसमें है, जल में, ये आपका अति विलेय आपका यहाँ पे हो जाता है। ये बताओ अच्छा, पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, ये जीडी के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। हम लोग इसका आंसर क्या बता देंगे, ये बताएंगे, वैज्ञानिक का नाम हो जाएगा जॉन मेंडल। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यानी द्रव अथवा पदार्थ की संरचना तथा प्रकृति के गहन अध्ययन करने के पश्चात इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे जो जॉन डाल्टन थे। इन्होंने क्या किया, 1808 ईस्वी में, 1808 ईस्वी में द्रव या पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति से संबंधित एक सुव्यवस्थित विचार प्रस्तुत किया, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे डाल्टन का परमाणुवाद, जिसे क्या बोलते हैं, डाल्टन का परमाणुवाद आपका ये कहा जाता है। तो ये दोनों पॉइंट नोट कर लेना, जॉन डाल्टन ने 1808 ईस्वी में बताया था। इसका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। एक क्वेश्चन नर्सिंग असिस्टेंट के ही पेपर में पूछा गया था कि धातुओं के पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है। जो आपकी धातुएं होती है, आप देखा हो उन्हें हम लोग खींच के काफी लंबा बना देते हैं। आपने देखा जो बिजली के तार होते हैं, वायर होते हैं, कापर हो गई, धातु हो गई, यानी इसको खींच के पतला तार के रूप में ही तो बनाया गया है। यही आपसे पूछा जा रहा है, ये धातुओं का कौन सा गुण होता है जिन्हें कि हम खींच के पतले तार के रूप में बदल सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या बताओ, ये कैसा गुण होगा, ये होता तन्यता। क्या होती है, यानी उसे हम खींच के काफी लंबा बना सकते हैं, ये गुण आपका तन्यता यहाँ पे आपकी हो जाती है।
और इसके बाद दोस्तों एक पॉइंट ये भी नोट करना, जो आपका सोना होता है, धातु होती है, सोना की तन्यता सबसे ज्यादा आपकी होती है। ये चीज भी ध्यान रखना, ये मान लेना जो आपका सोना होता है ना, यहां पहले ये नोट करना, सोना की ये सबसे अधिक तन्य धातु है। अगर कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे अधिक तन्यता कौन सी धातु की होती है, तो हम क्या बताएंगे, सबसे या सोने की होती है। यानी आप ये समझ सकते हैं कि जो अगर आप 1 ग्राम सोना ले ले, 1 ग्राम अगर आप सोना भी ले ले, उससे कम आप 2 किलोमीटर लंबा तार, 2 किलोमीटर लंबा तार आप बना सकते हैं। यानी कि 2 किलोमीटर लंबा तार केवल 1 ग्राम सोने से ही आप वहां बना सकते हैं। इतना आप समझ सकते हैं, इतना तन्य धातुएं आपकी ये यहाँ पे होती हैं। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था, जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच के मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु, क्या बोला गया, उन्हें उपधातु कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे उपधातु के रूप में जाना जाता है? आप बताओ, इनमें से किसे उपधातु के रूप में जाना जाता है? वैसे मैंने कई सारे आपको उपधातुएं आपको नोट वैसे कराई दिए थी, कौन सी आपकी उपधातुएं होती, कई वो मैंने सारे बता चुके हैं। इसके बाद एक क्लास और अपनी होगी जहां हम लोग जानेंगे धातु कौन सी है, अधातु कौन सी, उपधातु कौन सी है। वहां पे हम लोग इनके बारे में डिटेल से सारे पॉइंट वहां पे डिस्कस करेंगे। तो इसमें दोस्तों आप ये पूछा जा रहा है के रूप में, यानी किसे उपधातु के रूप में जाना जाता है। तो जो आपका जर्मेनियम होता है, क्या होता है, जो आपका जर्मेनियम होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, उपधातु आपका ये बोला जाता है। यानी उपधातु वो होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं, उसे ही आपका उपधातु कहा जाता है। और मैंने शायद अपना दूसरा ही क्वेश्चन था जहां हमने उपधातु सारे बताए थे, कौन कौन से आपके उपधातु हैं आपके वहां पे आते हैं, वो आपको पता ही होगा। एक सवाल ये पूछा गया, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्वाधिक आमतौर पर सौर सेलों में अर्धचालक के रूप में, सौर सेलों में अर्धचालक के रूप में किया जाता है? किसका ज्यादा यूज वहां पे किया जाता है? तो हमें पता है जो आपके सौर सेल होते हैं, क्या पता है, जो आपके सौर सेल होते हैं, सौर सेल में सबसे ज्यादा यूज किसका होता है? ये आपका होता है, एक तो हो गया आपका गैलियम, किसका यूज होता है, इसमें होता है गैलियम का, और किसका होता है, आर्सेनिक का। गैलियम हो गया और आर्सेनिक आपका हो गया, जिन्हें सबसे ज्यादा यूज वहां पे किया जाता है। एक तो हो गया गैलियम हो गया, एक क्या हो गया आपका आर्सेनिक यहाँ पे आपका हो जाता है। इसका राइट आंसर आप क्या बताओगे? गैलियम हो गया और क्या हो गया, गैलियम हो गया और आर्सेनिक हो गया, गैलियम आर्सेनिक, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। जो आपको ये गैलियम दिया जा रहा है और आर्सेनिक दिया जा रहा है, इनका सबसे ज्यादा यूज आपका अर्धचालक के रूप में वहां पे होता है। और वहीं पे दोस्तों जो आपका सिलिकॉन का प्रयोग अर्धचालक के रूप में किया जाता है। एक तो ये आपका गैलियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, और इसी के साथ साथ एक और यहाँ पे नोट कर लेना, जो आपका सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन भी नोट कर लेना। सिलिकॉन का यूज भी आपका अर्धचालक के रूप में होता है, लेकिन पेपर में ये वाला हमारा आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है, जो कि सीधा सीधा हमारे आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के पेपर में ये क्वेश्चन आपका वहां पूछा गया था। अब ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वैद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित आयन बनाते हैं। कौन होगा? मिश्र धातु होंगी, अधातु होंगे, यौगिक होंगे, या मिश्रणों होगा? क्या आंसर इसका आपका हो जाएगा? तो आपके पेपर में ये क्वेश्चन अगर रिपीट होता है तो आप क्या बताओगे? वो आपकी होती अधातुएं, क्या होंगी, अधातुएं। यानी अधातुओं को विद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में आपका ये जाना जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये आपके ऋणावेशित आयन बनाते हैं, और ये रासायनिक अभिक्रिया के दौरान एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की ये प्रवृत्ति वहां पे रखते हैं। तो क्या बताओगे? अधातु हो जाएंगी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहां पे हो जाता है। अब ये बताओ, अच्छा, अधातुओं के गुण धर्मों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समानता सत्य नहीं है? कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? चालक, भंगुर, हल्के पदार्थ, मंद एवं दीप्त रहित। अब बताओ इसका आंसर आप कितना बता दोगे? तो आप क्या बताओगे? ये क्वेश्चन कभी आपके पेपर रिपीट हुआ तो हम बताएंगे अधातुओं में निम्नलिखित गुण, आप बताओ, पहले इसका राइट आंसर बताओ क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समान सत्य नहीं है? अधातुओं के गुणधर्म बताओ। देखो अधातुओं के जो गुणधर्म क्या होते हैं, पहला गुणधर्म क्या नोट करो, पहला क्या होता है कि अधातुओं में जो धातुओं की तुलना में प्रायः ग्रेफाइट को छोड़कर ये विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं।
कि जो आपके अधातु होते हैं इनका गुण क्या होता है, ये विद्युत और ऊष्मा के क्या होती है, कुचालक होती है, कुचालक, ये ध्यान रखना। पहला गुण तो यही आप नोट कर लेना, विद्युत, क्या नोट करेंगे, विद्युत और ऊष्मा। विद्युत लिख लेना, विद्युत के बाद एक जो आपका ऊष्मा होती, ऊष्मा क्या होती, ये आपकी कुचालक होती, एक गुण इनका यही हो जाता है, क्या होती है, कुचालक, कुचालक एक, ये नोट कर लेना। अब इसके बाद सेकंड गुण क्या होता है अधातुओं, कि अधातुओं का घनत्व, जो इनका घनत्व होता है, आप क्या दूसरा गुण बताओ, घनत्व क्या होता है, कम होता है, क्या बता देंगे हम लोग इसका, जो आपका घनत्व होता है ये अब बताएंगे, घनत्व कम आपका होता है, और ये भंगुर भी होती है, कम होता है और क्या होगा, घनत्व कम हो गया और ये भंगुर होती है, और ये भंगुर आपकी होती है, एक ये नोट करना। और एक पॉइंट ये आप यहां पे नोट करना गुणों में, अधातुओं का जो क्वथनांक और गलनांक होता है, यानी इनका जो आपका क्वथनांक, इनका एक नोट करना, क्वथनांक व गलनांक, क्वथनांक हो गया व गलनांक हो गया, धातुओं से क्या होता है, काफी कम आपका यहां पे आपका होता है, ये सारे गुण इनके यहां पे होते हैं। देखो ये आपका जो ऊष्मा का कुचालक होते हैं ना, विद्युत और ऊष्मा कुचालक, इसमें दोस्तों एक आपका अपवाद भी होता है, एक अपवाद नोट कर लेना, वो क्या होता है, वो आपका ग्रेफाइट होता है, क्या होता है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ये ध्यान रखना, ग्रेफाइट आपका केवल अपवाद यहाँ पे, इसके अलावा जितने भी आपकी अधातुएं होती हैं सारे विद्युत और ऊष्मा की कुचालक आपकी वहां पे होती है, ये तो गुण आपके यहाँ पे हो जाते हैं। आप क्या आंसर बताएंगे, जो चालक दिया जा रहा है यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भंगुर होगी बता दिया, हल्के पदार्थ ये भी बता दिया, मंद एवं दीप्त रहित होती है, ये सारे गुण होते हैं, लेकिन जो चालक है ये गुण यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि अभी बताया विद्युत जो और ऊष्मा की ये कुचालक होते, ना कि चालक आपके होते। एक अपवाद नोट कर ले, ग्रेफाइट एक अपवाद, इसका याद रखिएगा। एक सवाल ये पूछा गया, पानी से हाइड्रोजन का अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो ये प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, ये प्रक्रिया कहलाएगी हमारी विद्युत विघटन, क्या कहलाएगी, विद्युत विघटन कहलाती है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। यानी पानी से हाइड्रोजन, जो आपका पानी होता है H2O होता है, इससे हाइड्रोजन यानी कि आपका ऑक्सीजन हो गया, और आपका जो H+ आयन यहां नोट कर लेना, और +4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आप लिख लेना, ये 2 हो जाएगा। ये क्रिया क्या कहलाती है, ये क्रिया क्या कहलाती है, यानी पानी से हाइड्रोजन को अलग करना, जो आपको ये हाइड्रोजन को अलग करना क्या किसके द्वारा होता है, ये आपका विद्युत अपघटन के द्वारा आपका यहाँ पे होता है, और इस विधि का उपयोग आपका औद्योगिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा आपका वहां पे ये किया जाता है, तो इसमें यही याद करना कि विद्युत अपघटन आपका कहलाएगा। अब बताओ, NaCl और NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो कौन सी विधि हमारी यूज वहां पे आपकी की जाएगी। दोस्तों यहां मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो आपके एग्जाम का लेवल है, ताकि आप अपना एग्जाम क्लियर कर सके और आपको एक आइडिया यह भी लग सके कैसे क्वेश्चन आपके पेपर वहां पूछे जा रहे हैं और कैसी तैयारी आपको वहां पे करनी है। तो इसका राइट आंसर हम लोग क्या बताएंगे, ये आपका होगा ऊर्ध्वपातन, क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी जो आपका जो अमोनिया क्लोराइड हो गया और जो आपका NaCl हो गया, यानी जो आपका ये अमोनिया क्लोराइड हो गया और जो सोडियम क्लोराइड आपका यहाँ पे दिया जा रहा है, इनके मिश्रण को आपका ऊर्ध्वपातन द्वारा ही इन्हें अलग किया जाता है, और इस प्रक्रिया में आपका ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ये सीधे क्या होता है, गैसीय अवस्था में आपका चला जाता है और इसी गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था आ जाती है। तो अभी मैंने तभी बताया था ऊर्ध्वपातन कैसी प्रक्रिया होती है, ये मैंने आपको वहां बताया भी था। इसका आंसर क्या बता दोगे, ऑप्शन बी ऊर्ध्वपातन हमारा राइट आंसर यहां पे आपका हो जाएगा। अब ये बताओ, तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है। अभी तभी मैंने सारे पॉइंट वहां पे क्लियर कराए थे, ताकि ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके पेपर पूछे जाए वो आप आंसर बड़ी आसानी से वहां पे दे सके। तो तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है, उसे हम लोग कहते हैं वाष्पीकरण। क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। जैसे पानी से वाष्प का बदलना कैसा होता है, वाष्पीकरण होता है। अब सारा मैंने बता सका है कि ऊर्ध्वपातन क्या है, वाष्पीकरण क्या है, संघनन क्या है, सारे चीज पॉइंट मैंने अभी पहले वहां पे कंप्लीट करा दिए। तो यहाँ पे जितने पॉइंट बता जा रहे हैं सारे आप यहाँ पे ध्यान से नोट करते हुए चलिएगा।
अच्छा ये बताओ, मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजारे बिना एक पदार्थ को ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन होना, ये क्या कहलाएगा? ये भी मैंने क्लियर आपको पहले बता दिया, तभी मैंने तीनों पॉइंट वहां बता दिए थे, क्योंकि यहां से आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं। इसका राइट आंसर क्या बताओगे? हम बताएंगे ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहां पे आपका हो जाता है। यानी ऊर्ध्वपातन मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन होता है। तो ऊर्ध्वपातन विधि से आपका दो ऐसे पदार्थों का मिश्रण अलग आप वहां पे कर सकते हैं। ये पॉइंट यहां पे नोट कर लेना। ये आपके इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया थे, ऊर्ध्वपातन क्या है, संघनन क्या है, वाष्पीकरण है, ये सारे याद करना, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम्पल भी आपसे पूछे जाते हैं। तो फिलहाल इसका ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ऊर्ध्वपातन कैसी प्रक्रिया, मैंने सारा कुछ आपको यहां बता रखा है। अब ये बताओ, विलेय और विलायक के समांग मिश्रण क्या कहलाएगा? विलेय और विलायक का समांग मिश्रण क्या कहलाएगा? निलंबन कहलाएगा, इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा, विलयन कहलाएगा, या पायसन कहलाएगा? ये क्या कहलाता है? ये जब आपका नर्सिंग असिस्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ये कहलाता है आपका क्या? विलयन। क्या हो जाएगा? विलयन हो जाएगा। यानी दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को आपका ये विलयन वहां पे कहा जाता है। उदाहरण अगर देखना चाहें आप, यहां से ये समझ सकते हैं, जैसे चीनी को पानी में घोला जाता है। जब आपका ये जो चीनी होता है, जब आपको चीनी को पानी में, क्या लिख दिया हमने, चीनी को पानी में आपका ये क्या बोला गया, घोला जाता है। चीनी को पानी में घोला जाता है, तो उसके घोल का, इसके घोल को क्या कहते हैं? इन्हीं के जो घोल होता है, यही घोल आपका विलयन यहाँ पे कहलाता है। और विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसे क्या कहते हैं? विलायक। अभी मैंने बताया, जिसकी मात्रा आपकी अधिक होगी, एक नोट अधिक होगी, एक नोट करना कम होगी, अगर जिसकी मात्रा अधिक आपकी होगी वो क्या कहलाएगा? वो आपका विलायक होता है। अब क्या होगा? विलायक आपका होगा। और जिसकी मात्रा कम आपकी होती है वो क्या होता है? उसे आपका विलेय, उसे क्या कहते हैं? विलेय आपका कहते हैं। जो कम मात्रा में होता है उसे आपका विलेय कहते हैं। अगर यहाँ पे चीनी की मात्रा अधिक होती है तो आपसे पूछा जाए विलायक क्या है, तो हम क्या बता देंगे? चीनी आपका विलायक होगा। कि जिसकी मात्रा ज्यादा हुई वो विलायक हो गया, जिसकी मात्रा कम हुई वो आपका विलेय आपका वहां पे हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा। एक सवाल ये बताओ, निम्न में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? कार्बन का पूछा गया है, बताओ। अच्छा, अपरूप नहीं है पूछा जा रहा है, तो बताओ हीरा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ग्रेफाइट है, या फ्लोरीन है? तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपको ये दिया जा रहा है, ये कार्बन का अपरूप नहीं होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। इसके बाद जो आपका ग्रेफाइट हो गया, हीरा हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्या फ्लोरीन है, ग्रेफाइट, हीरा, ये सारे सारे क्या होते हैं? कार्बन के आपके अपरूप वहां पे आपके हो जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका CO2 आपका दिया जा रहा है, CO2 क्या कहता है? ये वायुमंडल में अगर पूछा जाए, जो हमारा वायुमंडल है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, अगर यही पूछा जाता है तो हम क्या बताएंगे? 0.03% आपका ये वहां पे होता है। और कभी अगर ये पूछा जाए इसका यूज, इसका उपयोग अगर पूछा जाए, ये बताओ जाए इसका उपयोग कहां पे होता है? अगर इसका उपयोग आपसे पूछ लिया जाए, उपयोग कहां कहां पे होता है, तो उपयोग में आप क्या बताओगे? जैसे आपका सोडा वाटर, क्या बता दोगे यहाँ पे? जैसे आपका एक सोडा वाटर हो गया, या फिर जो आपका चीनी उद्योग होगा, कहाँ यूज होता है? जैसे चीनी आपका उद्योग, वहां पे ये आपका यूज होता है। या भी जो आपका सफेद लेड होता है, क्या बताएंगे? सफेद लेड, सफेद लेड के उत्पादन में होता है। या फिर जो आपके अग्निशामक यंत्र होते हैं, कौन से होते हैं आपके? जो आपके अग्निशामक, यानी कि यहां नोट करें क्या, कौन से आपके, जो आपके अग्निशामक यंत्र, अग्निशामक यंत्र आपके होते हैं, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का यूज वहां पे आपका होता है। तो ये सारे पॉइंट भी नोट करना है, CO2 का यूज आपका कहां कहां पे होता है। और इसके बाद दोस्तों दो क्वेश्चन और बच रहे, जहां से इसके वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे जो कि आपके पेपर वहां पूछे गए हैं। दोस्तों यह वीडियो अगर आपको जरा भी इंफॉर्मेटिव लगेगा तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों मैं एग्जाम तक आपको वो सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा, अगर आप ये तैयार करके भी जाओगे ना, आपके पेपर कंफर्म क्वेश्चन वहां पे दिख जाएंगे। पर जो चीजें बताई जा रही वैसे आप फॉलो करना है, वैसी आपको तैयारी वहां पे करते हुए चलना है। तो इसका बताओ राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है?
अब बताओ कार्बन का कौन सा आपका पूछा जा रहा है, अपरूप बताओ कार्बन का कौन यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो कार्बन का इसके पहले हमने देखा था, इसके पहले वाला एक क्वेश्चन था जो आपका हीरा होता है। हीरा क्या होता है, कार्बन का एक आपका क्रिस्टलीय अपरूप होता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों जो आपका हीरा है ना, हीरा के बारे में कुछ पॉइंट और हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जो आपके पेपर पूछे जाते हैं कि अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए इसका प्राकृतिक स्रोत क्या है, कि जो आपका हीरा होता है प्राकृतिक स्रोत अगर हीरा का पूछा जाए, किसका, हीरे का, ये बताओ था जो आपका हीरा होता है हीरे का ये बताओ प्राकृतिक अगर पूछा जाए हीरे का प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो प्राकृतिक स्रोत आप किसको नाम दे देंगे, आप बताएं किसका, कि यहां पे नाम नोट करेंगे किम्बरलाइट। किम्बरलाइट क्या नोट करेंगे यहाँ पे, किम्बरलाइट पत्थर नोट करें। जो किम्बरलाइट पत्थर होता है वो हीरे का प्राकृतिक स्रोत आपका वहां पे होता है। और इसके बाद उसमें एक पॉइंट ये नोट करना, जो हीरा होता है अभी तक जितने भी तत्व हमें पता है उनमें हीरा सबसे ज्यादा कठोर होता है। हीरा में एक चीज ये नोट करना, अभी तक ज्ञात सभी तत्वों में ये आपका सबसे कठोर है, सबसे कठोर भी आप यहाँ पे ये पॉइंट नोट कर लेना। अब कभी हीरा का पूछा जाए, अच्छा ये बताओ जो आपका हीरा होता है, हीरा का अगर घनत्व पूछ लिया जाए, हीरा का घनत्व क्या होता है, घनत्व हम क्या बताएंगे 3.52 आपका होता है। और जो हीरा होता है इसी वजह जो कांच होता है, कांच को ये आपका आसानी से वहां पे काट देता है, इसी वजह से आसानी से काट वहां पे देता है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए हीरा क्या रीजन है जो चमकता है, हीरा किस वजह से आपका चमकता है, क्या बताओगे, हीरा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्या बताएंगे हम लोग, पूर्ण, हीरा जो होता है पूर्ण आपका आंतरिक परावर्तन, आंतरिक परावर्तन की वजह से क्या होता है ये आपका चमकता है। और यहां पे एक पॉइंट ये नोट करना है, ये जो आपका हीरा होता है विद्युत तथा ताप, एक पॉइंट ये भी नोट कर लेना, विद्युत तथा ताप का, विद्युत तथा ताप का क्या हो जाएगा, कुचालक, ये क्या होता है, कुचालक आपका होता है। विद्युत और ताप का ये कुचालक आपका वहां पे होता है। तो हीरा के बारे में ये सारे पॉइंट भी आप यहाँ पे नोट कर लेना, आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपके हो जाते हैं। और ये दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन यहां से होता है, यहां से ये अपना जो चैप्टर 1 है यहां पे हमने वो सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए जो हमारे पेपर पूछे जाते थे। और इसी तरह हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन जितने चैप्टर सारे मैं कराऊंगा एग्जाम पहले, बस एग्जाम तक सपोर्ट करिएगा, जो चीजें बताई जाए सारे आपको तैयार वहां पे करते हुए चलना है। अब देखो इसमें पूछा गया किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। तो आप क्या बताओगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के साथ, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी तत्व के परमाणु भार ज्ञात करने के लिए हाइड्रोजन के साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना वहां पे की जाती है। और कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, अच्छा ये हमें एक चीज और बता दो, जो आपका हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का परमाणु भार क्या है, हाइड्रोजन का ये बताओ जो परमाणु भार है ये क्या होता है, आप क्या बताएंगे, ये होता है 1.008 आपको यहाँ पे होता है परमाणु भार होता है। और कभी अगर एक पॉइंट ये भी नोट कर लेना, जो आपका हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं, हाइड्रोजन के अगर समस्थानिक भी हमसे पूछा जाता, आप समस्थानिक कितने बता दोगे, अभी तक हमें कितने समस्थानिक ज्ञात हैं, आप बताओ 3 समस्थानिक आपको ज्ञात हैं। कौन कौन से, एक तो आप बताएंगे प्रोटियम, एक क्या हमने बता दिया, एक बता दिया प्रोटियम, इसको कैसे लिखते हैं 1H1 आपका हो गया। प्रोटियम के बाद हो गया आपका क्या, ड्यूटीरियम, क्या हो जाएगा ड्यूटीरियम नोट कर लेना, ड्यूटीरियम कैसे लिखते हैं आप 1H2 आपका हो जाएगा। इसके बाद एक और नोट कर लेना क्या, ट्राइटियम, एक नोट कर लेना क्या, ट्राइटियम आप यहाँ पे नोट कर लें, ट्राइटियम को कैसे लिखते हैं 1H3 आप यहाँ पे लिखते हैं। ये 3 क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन के अभी तक ज्ञात समस्थानिक हमारे ये आपके हो जाते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने जितने क्वेश्चन कराए सारे आप प्रैक्टिस करिएगा। इसके साथ दोस्तों जो अपना एक अगला टॉपिक आएगा वहां पे हम लोग एक टॉपिक लेंगे और वहां पे क्या क्या चीजें हमारे पेपर पूछी जा सकती है वो सारे पॉइंट हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे। तो ओके दोस्तों, हम लोग मिलेंगे एक अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।